Recording, and let's start our lecture. Today we are going to see basically about classical economics. Classical economics क्या है, actually इसको क्या बोलते हैं, हमें क्यों पढ़ना है. ओके पहले शुरू करते हैं क्यों पढ़ना है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताते बताते छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा. हमने इनविजिबल हैंड के बारे में भी बात की थी. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ये टर्म दिया, या फिर ये लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को अलग सब्जेक्ट समझने लगे, अलग सब्जेक्ट्स की बतौर जानने लगे. क्योंकि तब तक क्या हो रहा था, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस में ही मिक्सअप किया जा रहा था. तो पॉलिटिकल साइंस इज अ राज्य शास्त्र. ओके सो राज्य शास्त्र में अगर आप उसको मिक्स कर देते हो, क्या होगा आपका, आप यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई कि आपकी इकोनॉमिक थियरी क्यों अलग है, आपकी इकोनॉमिक थियरी क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको उसका क्या यूज हो जाएगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे. और एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज अ प्योर साइंस अगर आप देखें तो, जितना, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल जैसे चीज है इकोनॉमिक्स ये. और इसीलिए हमें आगे जाना है. आपको मेरी स्क्रीन होपफुली दिख रही होगी. हमने इनविजिबल हैंड के बारे में पढ़ा था, एक वीडियो भी देखी थी, राइट. तो डेफिनेशन आज हम वीडियो नहीं देखेंगे वो, क्योंकि हमने वो देखी थी. अगर आपको देखना है तो आप पिछले वाले क्लास की वीडियो, मतलब क्लास का जो यूट्यूब पे वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं हम. लेकिन इसके बारे में रिवीजन जरूर करेंगे, व्हाट इज इनविजिबल हैंड. तो क्या है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज लाइक, लेट्स सी कि हर एक छोटा छोटा ग्रुप रहता है, राइट. कुछ ग्रुप, आपके क्लास में भी बहुत सारे ग्रुप रहते हैं. तो आपकी क्लास में जैसे रहते हैं, फ्रंट बेंचर्स का एक ग्रुप रहता है, फिर उसके बाद बैक बेंचर्स का रहता है, मिडिल बेंचर्स का रहता है, एक जो ग्रुप है जो टीचर्स के साथ बहुत जाकर बात करता है, एक रहता है कि अरे टीचर्स को क्या पूछना है, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, वो क्या करेगी, ऐसा वाला एक ग्रुप रहता है. और दूसरा कुछ ग्रुप रहता है कि यार अगर जरूरत आए तो ही पूछ लेते हैं, मतलब सामने आए तो हाँ मैडम कैसे हो, अच्छे हो, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वो सब वाले बातें हैं. लेकिन जब वो पीछे पलट जाए तो उनके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप और ऐसे कुछ ना कुछ, अरे ये मैम कैसी है, वो सर कैसे, ऐसे लाइक दैट. तो ये सारे बहुत ज्यादा ग्रुप रहते हैं आपकी क्लास में भी. तो क्लास तो फिर भी छोटा है, बच्चों का है, मतलब जो अभी तक पूरे के पूरे क्या वी कैन से वर्किंग पॉपुलेशन नहीं हुए उनका है. लेकिन थिंक अबाउट इट कि जब भी एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का फील्ड जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, पैसा जो आपको नॉर्मली जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो उसके बारे में बहुत सारे जो बहुत पढ़ते हैं, ऐसे बहुत स्टूडियस लोगों का बहुत ज्यादा कुछ कहना रहता है. तो कुछ लोगों को क्या होता है, अपने आप से जो भी हम सोचते हैं वो अच्छा लगता है, हाँ यार हमारी वेवलेंथ मैच हो रही है. जैसे कि मैं जो बोल रही हूँ शायद आपको, कुछ बच्चों को अच्छा लगे, सो वेवलेंथ मैच हो रही है. मैं जो बोल रही हूँ कुछ बच्चों को बिल्कुल गलत लगे तो वेवलेंथ नहीं मैच हो रही. तो ऐसे बहुत छोटे 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 ग्रुप बनते हैं जिनकी भी मैच होती है. तो ऐसा पहला ग्रुप जो था वो था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का. ओके क्लासिकल, इसके इस मतलब इसी वजह से उसको बोलते हैं क्लासिकल, क्योंकि इन्होंने बहुत बेसिक से थियरी दिए जो उनको लगे कि इकोनॉमिक्स का फील्ड ओपन करने में बहुत जरूरी थे, वो बहुत ही कामयाब हुए. ओके तो इनमें से एक बंदा था, एक बहुत ही होशियार, लाइक वी कांट जज हिम. ओके तो वो थे एडम स्मिथ. और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत सा, मतलब उन्होंने बहुत बड़े किताब भी लिखे. वेल्थ ऑफ नेशन करके उनकी बहुत बड़ी किताब है. ये नाम भी छोटा है, मतलब हमें याद रहने के लिए छोटा करके बताया है, बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली उसका. तो वेल्थ ऑफ नेशन हम उसे बोलेंगे, उस ये किताब लिखी. तो उन्होंने एक हमें प्रिंसिपल दिया कि कैसी चलती है इकोनॉमी, इजीली कैसे चल सकती है, अच्छी कैसे चल सकती है. व्हाट डिड ही से, द अनऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स, मतलब जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसा वाला मार्केट फोर्स. मार्केट का फोर्स, मार्केट तो मैंने आपको बताया जहां पर भी खरीदारी और बिक्री, मतलब दोनों भी सेलिंग और बाइंग चल रहा है. लेकिन इट्स नॉट अ प्लेस, इट्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, दैट इज कॉल्ड मार्केट. तो ऐसा अनऑब्जर्वेबल मार्केट में जो फोर्स है, जो दैट हेल्प्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इन अ फ्री मार्केट. ओके
वो क्या करता है, डिमांड और सप्लाई, मतलब जो बाइंग और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बाइंग और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं हर एक मतलब हर एक सेलर और बायर के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए ये फोर्स है जो हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो मदद करता है। कैसे, क्यों मदद करता है? टू रीच द इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली इज द इनविजिबल हैंड। ओके, क्यों हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है? कि वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए मदद करता है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। मुझे पता है ये बहुत क्लीशे हो सकता है या फिर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए बहुत इजी वाला एग्जांपल लेते हैं। मैं और आप, तो ऐसे लेते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट हो, मैं एज अ टीचर हूँ, और एक मतलब टीचर है कोई, तो क्या करता है, मैं आपको बोल रही हूँ मार्केट में, अब मेरे पास पढ़ने के लिए आओ, मैं आपको डेली 200 रुपए में पढ़ाऊंगी, डेली 200 रुपए में। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि आपको एक दूसरे टीचर है, वो बोल रहा है अरे 200 रुपए तो बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको 150 रुपीज में पढ़ाऊंगा। दो टीचर मतलब दो सेलर, आप स्टूडेंट हो, राइट? तो अब क्या होगा, मैं देखूंगी अरे यार मेरे लिए कंपटीशन आ गया मार्केट में सिखाने के लिए, राइट? तो मैं क्या करूंगी कि अरे नहीं नहीं, आप मेरे यहाँ आ जाओ, फिर से मैं भी 150 में ही पढ़ाऊंगी। और अगर वो सर 1 घंटे के लिए पढ़ा रहे हैं हर दिन, तो मैं क्या करूंगी, मैं 1.5 घंटे के लिए पढ़ाऊंगी आपको 150 रुपीज में। पता चलता है मैंने एक और ज्यादा ऑफर ली, पैसे भी कम कर दिए। अब उन्होंने ये देखा और बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं तो 1.5 घंटा, ठीक है 1 घंटा ही ले रहा हूँ मैं 150 रुपीज में, लेकिन मेरे क्लासरूम में एसी है, राइट? मैं आपको पानी के बोतल फ्री दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, हमारे बीच में जो कंपटीशन शुरू हुई, इसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छे डील मिलने लगे। पहले 200 रुपए में मिल रहा था, फिर 150 में सिर्फ क्लास मिल रहा था, फिर 150 में क्लास ज्यादा टाइम का, फिर 150 में ज्यादा टाइम का क्लास प्लस एसी रूम प्लस पानी की बोतलें। मतलब आपको जो हेल्प हो रही थी एज अ कंज्यूमर वो ज्यादा मिलने लगी, राइट? लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद हम प्राइस कम नहीं कर पाएंगे, और आपको भी क्या करना, हम नहीं कर पाएंगे कि प्राइस तो कम नहीं होगी, सॉरी, प्राइस कम नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आपको वही मतलब हम ज्यादा आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब हम आपको और कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे। सो दैट विल बी कि हम 150 रुपीज में पानी की बोतल देंगे, अच्छे से एसी वाला रूम देंगे, बेंचेस होंगे, और 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे कोई भी। तो क्या होगा, प्राइस सेट हो जाएगा, आपको भी वहीं पर आकर वही कॉस्ट में लेना पड़ेगा, और शायद दोनों क्लासेस में सेम तरीके का प्राइस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा इससे, मतलब किसने गाइड किया था हमें? गवर्नमेंट ने बोला था हमें कि हमें 150 में ही पढ़ाना है, ये देना है, वो देना है? नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ने हमें नहीं बताया था कि हमें क्या करना है, राइट? फिर भी जो मार्केट में कंपटीशन चल रही थी, हमें जो कंज्यूमर को मतलब आप स्टूडेंट को हमारी ओर खींचना था क्लास लेने के लिए, या फिर ऐसा कुछ हमारा बिजनेस रन करने के लिए, इनकम पाने के लिए, तो हमने क्या किया, वो जो अनऑब्जर्वेबल फोर्स था कंपटीशन का, फेयर कंपटीशन का, उसने अपने आप ही प्राइस सेट कर दी कि 1 घंटे की हर दिन की प्राइस कितनी होगी, 150 रुपीज। तो मार्केट में प्राइस सेट हो गई। अब हमारे आगे भी जो टीचर आएंगे, जो कंपनीज आएंगे, जो बिजनेस आएंगे, वो ही 1 घंटे के लिए कितना चार्ज करेंगे, 150 रुपीज। अगर कोई एक और बिजनेस आता है जो बोलता है नहीं मैं तो 100 रुपीज में पढ़ाऊंगा, फिर से वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस फिर से सेट हो जाएंगी, और एट द पॉइंट जैसे अभी हम 150 रुपीज के इक्विलिब्रियम तक आए थे, मतलब डिमांड और सप्लाई सेम होना, सेम प्राइस पे होना, वैसे ही फिर बाद एक नया इक्विलिब्रियम तैयार हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट बट नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट, वो चेंज होता रहता है। तो ये जो गाइडिंग फोर्स था जिससे प्राइस सेट हुए, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होने के कारण, दैट इज कॉल्ड एज इनविजिबल हैंड। समझ में आ रहा है क्या इनविजिबल हैंड है? तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा था, प्लीज रीड ऑन योर स्क्रीन। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम है पढ़ने के लिए। डिस्क्रिप्शन: द
phrase invisible hand was introduced by Adam Smith in his book The Wealth of Nations. Adam Smith ने introduce किया Wealth of Nation में. He assumed that economy can work well in free market scenario where everyone will work for his or her own interest. हमारे खुद के इंटरेस्ट के लिए, मतलब खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के फायदे के लिए हम काम करेंगे इकोनॉमी में, लेकिन हमें किसी बाहर का इंटरफियरेंस नहीं चाहिए, जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लॉज, एक्ट्स नहीं चाहिए. He explained that an economy will comparatively work and function well. इकोनॉमी अच्छे से काम कर पाएगी अगर गवर्नमेंट विल लीव पीपल अलोन टू बाय एंड सेल फ्रीली अमंग देमसेल्फ. अगर गवर्नमेंट ने सेलिंग और बाइंग फ्रीली छोड़ दिया, उन्होंने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया, तो इकोनॉमी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी. He suggested that if people were allowed to trade freely, self-interested traders present in the market would compete with each other. अगर ऐसा फ्री रखा इकोनॉमी को, तो वो क्या होगा, जो ट्रेडर्स होंगे, मतलब जो बायर्स और सेलर्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, मतलब बायर्स के साथ, सेलर्स के साथ, बायर्स सेलर्स के साथ. ओके, और एक टिपिकल प्राइस पे रीच करेंगे, लीडिंग मार्केट टुवर्ड्स द पॉजिटिव आउटपुट विद द हेल्प ऑफ इनविजिबल हैंड. तो क्या करेंगे, एक टिपिकल आउटपुट पर लेके जाएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस के ओर, और इससे क्या होगा, मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट वाज फॉर एडम स्मिथ. अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस इकोनॉमी में नहीं चाहिए. इकोनॉमी में सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, वो ब्रूटली एक साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ भी एग्रीमेंट करेंगे, उनका काम चलेगा, और ये काम चलने में जो भी कंपटीशन हो जाएगा उससे एक प्राइस फिक्स हो जाएगी, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाओगे, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, राइट. लेकिन इसके लिए एडम स्मिथ ने कोई टाइम लिमिट नहीं बताया. He didn't consider the time limit, कितना भी टाइम जा सकता है, राइट. तो ऐसे शायद अभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये मैं प्राइस बोलूंगी, वो दूसरे सर प्राइस बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी, वो इतने फास्ट नहीं होता. अगर मुझे नहीं मतलब कंसिडर करना आ रहा है, तो मैं शायद 150 रुपीज में ही पढ़ाऊं. मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, तो 150 देकर भी स्टूडेंट्स आएंगे या 200 देकर भी स्टूडेंट्स आएंगे, राइट है. तो क्या होगा, कुछ टाइम का बाउंड नहीं रहेगा, बहुत टाइम जाएगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं रहेगी. इसकी वजह से और शायद गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़े. लेकिन एट दैट टाइम एडम स्मिथ का ये ओपिनियन इतना वैल्यूएबल था, और इतना मतलब समटाइम्स आप अगर देखो तो ये बहुत ही फायदेमंद भी ओपिनियन रहता है, राइट. तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत पॉपुलर हुआ. ये दिस इज लाइक इन द 1863 1800 या उस टाइम की बात है. ओके, हम क्यों पढ़ रहे, डेफिनेटली इसका जवाब मैं आगे जाते जाते आपको दूंगी. तो दिस इज एडम स्मिथ. अगर आपने कभी इनको देखा है पहले, तो इन्होंने क्या बोला था, द शेमफुल मैक्सिम ऑफ मास्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी. मतलब मैक्सिम मतलब क्या बोल सकते हो, आपकी एक बहुत ट्रेडिशन जैसा, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता का एक बहुत ही ह्यूमिलिएशन है, कि एक बहुत एम्बेरेसिंग, बहुत शेमफुल ऐसा प्रिंसिपल है, ऑल फॉर अस एंड नथिंग फॉर द अदर. तो हर एक आदमी की क्या सोच रहती है, जो भी मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए, ओके. बाकी किसी को मिले ना मिले, आई डोंट केयर, जो भी मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए. एंड फॉर वियर्डेस्ट पार्ट इन द इकोनॉमिक्स, हर एक बार ऐसे ही सोचा जाता है, अगर आप रैशनल कंज्यूमर हो या फिर रैशनल पर्सन हो, रैशनल मतलब जो दिमाग से ठीक है, जो बहुत ही लॉजिकली सोचता है, इमोशंस नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, तो शायद दिस इज व्हाट ही सेइंग इज ट्रूथ. क्योंकि आप सिर्फ आपके पैसे के बारे में सोचेंगे, तो पैसा सिर्फ आपको मिलना चाहिए, मुनाफा सिर्फ आपका होना चाहिए, और ऐसे करके आप इकोनॉमी में ब्रूटली ट्रेड करते हो. सो द शेमफुल मैक्सिम ऑफ द मास्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑल फॉर अस, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन नथिंग फॉर अदर्स, बाकी सबके लिए कुछ भी नहीं चाहिए.
ओके, सो इसकी वजह से एडम स्मिथ ने ये जो बोला था वो उसके साथ और भी ऐसे कुछ लोग थे। ओके, कौन कौन थे अब देखो, डेविड रिकार्डो, जेम्स स्टुअर्ट मिल, जॉन बैप्टिस्ट से, अब जीन लिखा है लेकिन जॉन बोलते हैं, शायद फ्रेंच नाम है, तो जीन लिखा है बोलते जॉन है, जॉन बैप्टिस्ट से। देर क्लासिकल कंटेम्पररीज, कंटेम्पररीज मतलब पूरा नए नए वाले, लेकिन आज के लिए पुराने, लेकिन तब के लिए जो नए थे, ऐसे वाले कंटेम्पररी डांस फॉर्म रहता है, राइट, थोड़ा मतलब इनोवेटिव डांस फॉर्म रहता है वो। And followers believed that the economy's total output and employment could not fall below the full employment level except very temporarily. तो उनको यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नए नए वर्ड्स मिलते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और अगर मुझे कोई पहली बार में बताता कि ये वर्ड्स मुझे यूज करने या फिर मुझे समझने, आई वुड हैव रन अवे। ओके, इतने ज्यादा गंदे लग रहे वर्ड, लेकिन क्या करें, हमें पढ़ने तो है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसका बहुत इजी वाला मीनिंग देखते हैं पहले। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बिकॉज I could hear somebody's voice. Is there anybody who has unmuted themselves? Zahid, do you want to say something? Okay. Okay, cool. Still there is somebody who has left themselves unmuted. So when we are talking about these classical economies, David Ricardo, James Stuart Mill, John Baptist Say, there and all those people, उन्होंने कुछ ऐसे अलग अलग से इनोवेटिव थॉट्स दिए जो इकोनॉमिक्स की थियरीज बिल्डअप करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। अब इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी का टोटल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, राइट, तो होपफुली आप सबको आउटपुट क्या है वो पता है, राइट? इज देयर एनीबडी जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है, व्हाट इज आउटपुट? इज देयर? सबको पता है? सो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी तो पता होना चाहिए, मतलब काम, जॉब्स। तो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब काम, जॉब्स। तो इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी में आप टोटल आउटपुट जितना आता है एंड एम्प्लॉयमेंट, वो एक सर्टन लेवल के नीचे गिर नहीं सकते, उनको एक सर्टन लेवल मेंटेन करना ही करना पड़ता है, और वो लेवल और वो लाइन जो है उसको बोला फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी लेवल जहां पर आकर इकोनॉमी में हर एक जो विलिंग है, जिसको काम करना है उसको काम मिलता है, फिर जिसको भी आउट मतलब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आता है, जितने भी आप रिसोर्सेस यूज करते हो, जैसे कैपिटल गुड्स, तो आप अगर मशीनरी यूज कर रहे हो, लैंड यूज कर रहे हो, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हो, तो आप उनके मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज कर रहे हो। तो अगर एक लैंड आपको 100 टन चावल मतलब उगाने के लिए हेल्प कर सकती है, तो आप पूरे के पूरे 100 ही हर टाइम यूज कर रहे हो। अगर एक लैंड में 4 लोग काम कर सकते हैं फॉर फार्मिंग, तो 4 ही वहां पर काम कर रहे हैं। सो मतलब जितना चाहिए उतना ही, उसको इकोनॉमी में टर्म में बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ओके, यूटिलाइजेशन मतलब यूज, तो मैक्सिमम यूज ऑफ योर रिसोर्सेस, ऐसा जब होता है तब उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, सो टेम्पररी कुछ हिल सकता है, शायद 4 की जगह एक अगर आदमी या औरत कुछ बीमार पड़ जाए तो वहां पर 3 लोग काम करेंगे, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, क्योंकि क्लासिकल जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़े समय के लिए बात करते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेप्ट वेरी टेम्परली। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ इतना ही बताया था। इज देयर एनी डिफिकल्टी? ओके,
क्योंकि आपका कुछ हाथ रेज नहीं हो रहा है, मैं आगे जाती हूँ. इट वॉज सेड दैट द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट फोर्सेस, मतलब जो फ्री मार्केट फोर्सेस है, जब हमने देखा राइट, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनविजिबल हैंड होने के लिए कारण, और इसीलिए वो मार्केट फोर्सेस मतलब प्राइजेस, सेलिंग, बाइंग, ये सब बहुत ही फ्री से चल रहा है. ओके, वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, वो बोला है. फ्री मार्केट फोर्सेस मतलब क्या, वेजेस मतलब आपका सैलरी लेबर का, और प्राइजेस गुड्स के, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे हो सकते हैं. तो फ्री मार्केट फोर्सेस would take the total employment and output in the economy to full employment level without much loss of time. तो कुछ भी टाइम लॉस करने के सिवा, मतलब हमें लॉस नहीं करना है, लेकिन अगर आप वेजेस और प्राइजेस फ्लेक्सिबल रखते हो तो आपको आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी. मतलब जैसे कि अगर मार्केट में प्राइजेस फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत अच्छे से चलेगा, राइट. सिमिलरली अगर एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी. एक बंदी है जो उससे भी अच्छा सैलरी उससे भी अच्छा काम कर रही है तो उसको उससे अच्छी सैलरी मिलेगी. मतलब जिसका जितना काम उसको उतना सैलरी. ऐसे नॉर्मल फ्लेक्सिबल रूल्स अगर वहां पर है तो क्या होगा, मार्केट में बहुत फास्टर एक्शंस हो जाएंगे, और फास्टर एक्शंस होने के कारण बहुत कम टाइम लॉस में आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे, जहां पर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर पाएंगे हम, या फिर क्या बोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी में आप यूज कर पाओगे रिसोर्सेस को. मतलब अगर आपके पास 500 रुपए, आप मॉल में चले जाओगे तो वो 500 रुपए की वैल्यू बहुत कम रहती है, क्योंकि 500 रुपए में बहुत कम चीजें आती है मॉल में. लेकिन वही अब आप लेकर मार्केट में चले जाए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले जाए नॉर्मल छोटे छोटे शॉप में, तो आप 500 रुपए में पूरे शायद महीने का राशन लेके आ सकते हैं. उससे भी छोटा, अगर वो 500 रुपए लेकर आप राशन की दुकान पर जाओ जो गवर्नमेंट चलाता है, तो वहां पर तो शायद पूरे साल का या 6 महीने का कम से कम आप ग्रोसरी ला पाओगे, राइट है. तो मतलब हमारे पास 500 ही रुपए थे, वो कांस्टेंट थे, लेकिन हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी. ओके, तो हमने मॉल में लिया तो शायद एक कपड़ा आए, एक टॉप आए, एक शर्ट आए, राइट. लेकिन अगर हम किसी और जगह पर जाए, जैसे राशन की दुकान में, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा हो जाएगा. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स व्हाट क्लासिकल थियरी वर्कड. तो हमने अभी तक के लिए सिर्फ कुछ टर्म्स सीखी. पहला था जो इनविजिबल हैंड, जो क्लासिकल थियरी में बताया था. दूसरा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट. दो ही टर्म्स है, राइट. हमने ये देखे थे. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. सी फुल एम्प्लॉयमेंट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. एब्सेंस ऑफ मतलब नहीं होना, इनवॉलेंटरी मतलब आपकी विलिंगनेस है, आपकी जो इच्छा है उसके अगेंस्ट जाकर, दैट इज इनवॉलेंटरी. तो आपको पता है हमारे बॉडी में भी कुछ वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, मतलब खांसी, या फिर रेस्पिरेशन, दे आर इनवॉलेंटरी. एक बार ऐसे करके देखो क्या आप जिंदा रहते हो क्या. अगर आप अपने हाथ से ही बंद कर दो, थोड़ी देर में एकदम से ऐसे सांस लेने की हमें बहुत जरूरी होती है. सो दे आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी, मतलब आपको आपका कंट्रोल नहीं रहता उस पर. तो ऐसे आपका कंट्रोल नहीं है, ऐसी वाली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना. मतलब जिसको भी अनएम्प्लॉय रहना है, अगर काम नहीं करना है तो वो अपने खुद की इच्छा से रहे, ना कि बिकॉज आसपास जो कुछ चल रहा है उसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा किसका भी प्रॉब्लम नहीं है. सो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, अपने खुद की इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट लेना, या फिर अपने खुद की मतलब देयर विल बी ऑलवेज, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है भी मार्केट में तो दैट इज अ वीलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. कोई जो आदमी या फिर औरत है वो अगर अनएम्प्लॉयड है तो इसका मतलब वो उसकी खुद की इच्छा से है, ना कि ड्यू टू गवर्नमेंटल फैक्टर, मार्केट फैक्टर. ओके, सो एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. आपको समझ में आ रहा है ये टर्म?
मुझे पता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। ओके, एक बार फिर से छोटे से एग्जांपल में। ओके, अगर एक 18 साल का बच्चा है जो काम कर सकता है, जो बहुत ही हेल्दी भी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लेजीनेस है, तो क्या होता है, उसके पापा आते और बोलते हैं कि अरे आज से तुम ना इस ये दुकान है, उस पर जाकर रोज 2 घंटे काम करना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा, विच इज अ गुड फॉर योर करियर, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो वो बोलेगा नहीं पापा, कैसे, मुझे मुझे ना पबजी खेलना है, मुझे और कुछ खेलना है, मुझे शायद क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना है, कैंडी क्रश खेलना है, वॉट एवर, और बाहर जाकर क्रिकेट खेलना है, वॉट एवर, लेकिन वो काम पे नहीं जाता। तो वो अपने खुद की इच्छा से काम पर नहीं जा रहा है, दैट इज इनवॉलेंटरी, दैट इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब उसके घर में एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आ रहा है? इज इट ओके फॉर यू? और मैं सिर्फ अकेली बोलती जा रही हूँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअली। जस्ट लेट मी नो अगर आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, सो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे पूछ लो। ओके, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। Yes, ma'am. Yes? Okay. So involuntary unemployment is a situation where people are willing to work. Involuntary unemployment कैसी है सिचुएशन? जहां पर लोग काम करना चाहते हैं, people are willing to work at the prevailing wage rate. जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है, मतलब जो भी उनको सैलरी मिल सकती है, उसके हिसाब से वो लोग काम करने के लिए तैयार है, बट फेल टू गेट वर्क, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्जैक्टली उलट है, सॉरी एग्जैक्टली अपोजिट है। सो इज लाइक 18 साल का बच्चा जो घर में रह रहा है और जिसको काम भी करना है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ भी रीजन हो, देन दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं रहती, दैट इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। Existence of voluntary unemployment and frictional unemployment is compatible with full employment। मतलब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। ओके, the classical theory again we are going towards full employment is taken for a granted in classical theory। तो ये जो full employment है वो हम taken for granted लेते हैं, मतलब हमेशा हर इकोनॉमी में full employment होना ही होना है, ये हम सोचते ही है एज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जब भी हम बात कर रहे हैं या फिर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बात करते हैं ऐसा। Any persistence of unemployment was due to interference with free play of market forces either by government or by the private monopoly। तो अब दो नए टर्म्स आते हैं, एक तो प्राइवेट मोनोपोली और दूसरा फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस का इंटरफियरेंस। ओके, तो इनका बोलना है कि अगर मार्केट फ्री है तो फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा ही, सबको जॉब्स होने ही होने चाहिए, सिर्फ उनको जॉब्स नहीं होंगे जिनको जॉब नहीं चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका कारण आइदर वे गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है मार्केट में इंटरफियर, या फिर प्राइवेट मोनोपोली। मोनोपोली मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पहले हुआ है, लेकिन लेट्स टेक अ ब्रीफ रिवीजन फॉर दैट। मोनोपोली मतलब पूरे के पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है। ओके, और एक ही फर्म पूरा का पूरा मार्केट रूल कर रही है। तो अगर ऐसे सोचो, आपके पूरे मार्केट में इंटरनेट के लिए सिर्फ जियो या फिर सिर्फ एयरटेल ही काम कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं, बीएसएनएल नहीं, एमटीएनएल नहीं, आइडिया, वोडाफोन, कुछ नहीं। अभी के लिए क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि सिर्फ जियो या फिर सिर्फ एयरटेल, वही दोनों लोग, वही एक, उनमें से कोई एक ही कंपनी काम कर रही है, वही पूरा का पूरा इंटरनेट का डेटा सिस्टम हैंडल कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट मोनोपोली।
समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ये लोग एक ही है जो बेच रहे, लेकिन हम तो बहुत ज्यादा है जिनको चाहिए, तो हम डिमांड करने वाले जो कंज्यूमर्स है वो ज्यादा है। तो ये लोग क्या करेंगे, एयरटेल या जियो वाले, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे का नेट पैक बनाएंगे और हमें वो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी प्राइवेट मोनोपोली है, वो अकेली ही है जो सेल कर रहे हैं। तो अगर आप सोचो कि राशन दुकान क्यों है, तो अगर सिर्फ प्राइवेट ग्रोसरी शॉप में है तो ज्यादा पैसों में खाना मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर राशन की दुकान है तो मोनोपोली नहीं होती और कम से कम दाम में हमें पैसे नहीं, कम से कम दाम में हमें खाना, ग्रोसरी, राशन मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या डिस्कस किया, प्राइवेट मोनोपोली क्या है। ये क्लासिकल लोगों का ऐसा बोलना था कि अगर आपके मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट दिख भी रही है तो वो क्यों दिख रही है, क्योंकि आइदर वे मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस चल रहा है या फिर प्राइवेट मोनोपोली का प्रॉब्लम है। ओके, तो यही दोनों वजह से मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट इंटरफियर करेगा तो वो जो इनविजिबल हैंड का अपना अपना अनऑब्जर्वेबल फोर्स है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। या फिर दूसरी चीज हो सकती है, जैसे प्राइवेट मोनोपोली में आप सिर्फ उनको जो लोग चाहिए उनको ही वो पिक करेंगे और जॉब देंगे, सबको तो जॉब नहीं मिलेगी। ओके, आपको फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में होपफुली ये समझ में आ रहा है। लेट्स गो अहेड। मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा शायद हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन दिस इज लाइक बेसिक फॉर व्हाट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक है। ओके, सो क्लासिकल थियरी के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। 1 मिनट खत्म, मतलब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है ये मीटिंग खत्म होने के लिए, ये लेक्चर खत्म होने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वही वाला हमारा फंडा कि हम फिर से वही लिंक ज्वाइन करेंगे। ओके, इससे क्या होगा आपको, मतलब जो भी टॉपिक अभी के लिए बाकी है दैट विल बी ओपन फॉर डिस्कशन। ओके, सो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, क्या आप ओके हो उसके हिसाब से? आपको कुछ उसमें डिफिकल्टी लग रही है? इज देयर एनी डिफिकल्टी? ओके, आप पूछ नहीं रहे हो तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, ऐसा मैं कंसिडर करने वाली हूँ। सो लेट्स टेक अ लीव हियर और फिर से वही लिंक ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पर 18 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे, आप उतने पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लेना। ओके, लेट्स ज्वाइन अगेन, आई एंड द मीटिंग। थैंक यू, लेट्स ज्वाइन।